गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही होगी अच्छे से। तो आप देख रहे हैं, देखिए अपना मनपसंद स्टडी चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट। आज हम लोग देखिए कक्षा 10 के साइंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि ये प्रश्न देखिए बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित ही प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। और देखिए अगर आपको सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करनी है तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और ऑफिस का नंबर है 930-577-1375 पर कॉल कर लेंगे, ठीक है। कॉल कर लीजिए और जुड़ जाइए। निःशुल्क है पूरा, देखिए निःशुल्क आपका पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। और यदि आप यहाँ पर जुड़कर तैयारी करते हैं तो आपको कहीं पर भी कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और आप परीक्षा में 90+95% आप अच्छे से ला सकते हैं तैयारी करके। तो चलिए देखिए हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए जो लोहे की वस्तु होती है ये आपका वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन या नमी से अभिक्रिया करके क्या करता है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिससे इसका ऊपरी परत खराब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं जंग लगना, संक्षारण की प्रक्रिया। तो संक्षारण की प्रक्रिया से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संक्षारण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लोहे की वस्तु को हम पेंट करते हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोहे को हम पेंट करते हैं जंग से बचाने के लिए, मतलब जंग लगने से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। लोहे की वस्तु को क्यों पेंट करते हैं, जंग से बचाने के लिए। जंग लगने को हम कहते हैं संक्षारण, मतलब ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाना। तो जब पेंट कर देंगे तो वह वायु और नमी से बचा रहेगा, उसके संपर्क में नहीं आएगा, तो संक्षारण की प्रक्रिया नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, अम्ल की आधुनिक अवधारणा क्या है। अम्ल का आधुनिक परिभाषा बताना है। तो आधुनिक परिभाषा देखिए यही है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में या सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं। तो देखिए अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन आयन देंगे, H को अलग करेंगे हाइड्रोजन को, वो क्या होंगे, अम्ल। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। देखिए ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको देखिए जब जल में घोलते हैं तो H+ हो जाता है, Cl- हो जाएगा। ये इसको घोलेंगे तो 2H+ हो जाएगा और SO4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो H+ हो जाएगा और NO3 क्या हो जाएगा, माइनस आयन। तो देखिए तीनों क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को विस्थापित कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन निकाल रहे हैं। जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन विस्थापित करते हैं, तो ये क्या है, अम्ल है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित समझाइए या बताइए, ठीक है।
तो देखिए विकर्ण संबंध क्या होता है, आवर्त सारणी में हम देखेंगे तो दूसरे आवर्त के जो शुरू के 4 तत्व हैं वो तीसरे आवर्त के अगले वर्ग के तत्व से संबंध स्थापित करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध। मतलब दूसरे आवर्त का पहले वर्ग का तत्व क्या है, लिथियम है, तो तीसरे आवर्त के किससे करेगा, देखिए तीसरे आवर्त में आपका कौन कौन सा है, सोडियम मैग्नीशियम, तो लिथियम मैग्नीशियम से करेगा, मतलब अपने से आगे वाले वर्ग से संबंध स्थापित करता है, इसे क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध। तो देखिए इसमें क्या होगा, दूसरे आवर्त के प्रथम 4 तत्व तीसरे आवर्त के अगले वर्ग के तत्व से संबंध स्थापित करते हैं, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे में देख लीजिए आपको विकर्ण संबंध, आप यहाँ पे दूसरा आवर्त लिख देंगे, आवर्त 2, तो देखिए आवर्त 2 में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे जाएगा। और आवर्त 3 में कौन सा है, देखिए आवर्त 3 में क्या क्या है हमारा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे जाएगा। हमको 4 तत्व ही लेने हैं, देखिए तो 1 2 3 4, ये चारों तत्व तीसरे आवर्त के अगले वर्ग से ऐसे संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा विकर्ण संबंध। ये देखिए एक विकर्ण बना रहा है, इसको मिलाएंगे तो एक आयत बनेगा और ये उसका विकर्ण बन रहा है। तो दूसरे आवर्त के शुरू के 4 तत्व तीसरे आवर्त के अगले वर्ग के तत्व से संबंध रखते हैं, इसे क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन। तो देखिए जब हम दर्पण या तो लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वस्तु की लंबाई जो होती है और प्रतिबिंब की लंबाई अलग अलग होती है। तो किसी दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम, रेखीय आवर्धन। मतलब प्रतिबिंब जितना लंबा होगा उसमें वस्तु के लंबाई से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन। तो हम लिखेंगे, देखिए दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। तो देखिए रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या हो जाएगा, I/O, ठीक है, ये आ जाएगा। जहां I क्या है, देखिए I हमारा है प्रतिबिंब की लंबाई और O देखिए क्या है, वस्तु की लंबाई।
वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आई बटा हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता क्या होता है? तो देखिए लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी किस में हो? मीटर में होनी चाहिए। फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। किस में हो? मीटर में हो। ठीक है, मीटर में हो। मतलब लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम? लेंस की क्षमता कहते हैं। और कह रहा है आगे कि जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो इसका देखिए फार्मूला जब हम लिखेंगे तो लेंस की क्षमता P होती है, ये क्या हो जाएगा? 1/f, जबकि ये f किस में हो? मीटर में हो। और इसका मात्रक हो जाएगा डायोप्टर, ये आ जाएगा। या तो देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर, अगर ये मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में करना है तो ये क्या हो जाएगा? 100 का इसमें क्या कर देंगे? गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा? f। अब ये किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसका मात्रक वही रहेगा, डायोप्टर। तो देखिए लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेकिन फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। अगर मीटर में नहीं है तो 100 का गुणा कर देंगे, मीटर में बना देंगे उसे। ठीक है, तो ये देखिए आपके थे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अभी आप लोगों के लिए और देखिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सब लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग चैनल से देखिए बने रहिए पूरी तैयारी करने के लिए, और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जो अगले क्लास के हमारे लिंक है वो समय पर आपको पहले ही मिलते रहें। और पूरी तैयारी के लिए जैसा देखिए आपको बताए हैं कि अगर पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आप लोग अल्फ़ा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और ऑफिस का नंबर है 930 577 1375। इस पर कॉल करके जुड़िए, बिल्कुल निःशुल्क है, बिना किसी शुल्क के आपको पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। और कहीं पर किसी कोचिंग की आपको आवश्यकता नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी, तैयारी करेंगे तो। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, अच्छे से तैयारी करिए।